दोस्तों वैसे तो शेयर बाजार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने में, लेकिन आज की वीडियो में आपकी एक समस्या को दूर करेंगे और वो समस्या है आपके स्टॉक का परफॉर्मेंस ना देना। देखिए कई बार क्या होता है कि आप जिस सेक्टर का स्टॉक चूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने एचडीएफसी बैंक को चूज कर लिया और आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से एचडीएफसी बैंक ने कोई खास परफॉर्मेंस दी नहीं, एक साइडवेज रेंज के अंदर बना हुआ है। लेकिन एचडीएफसी बैंक कौन से सेक्टर का है? बैंक का। बैंक परफॉर्मेंस दे रहा है, बैंक ऊपर जा रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक ऊपर नहीं जा रहा। एचडीएफसी बैंक बिल्कुल साइडवेज बना हुआ है। तो कई बार हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर फंस जाते हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होते, लेकिन उनका सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे और सेफ एंड होने की, यानी मार्केट में जब कोई नया प्लेयर आता है उसको एक कन्विक्शन लगती है कि पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, उनके ग्लोबल क्लूज अच्छे हैं, फंडामेंटल क्लूज अच्छे हैं, टेक्निकल क्लूज अच्छे हैं, सारी चीजें ठीक लग रही है, तो क्यों ना मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को छोड़ करके क्या मैं सेक्टर के ऊपर ही ट्रेड ले लूं। अब सेक्टर के ऊपर ट्रेड कैसे ले? काफी लोग सोचेंगे जी फ्यूचर ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जी नहीं, आज हम बात कर रहे हैं सेक्टर वाइज ईटीएफ ट्रेडिंग की। निफ्टी के लगभग जितने भी सेक्टर्स है, लगभग ऑलमोस्ट सभी के ईटीएफ्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आईटी का, बैंक का, या फिर मेटल का, या फिर फार्मा का, या प्राइवेट बैंक का, पीसीयू बैंक्स का, और भी कंज्यूमर, निफ्टी कंज्यूमर का, बहुत सारे ऐसे ईटीएफ्स और इंडाइसेस है, इनके ईटीएफ्स अवेलेबल है जिनको आप स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक्स की तरह ही जितना चाहे उतना आप होल्ड कर सकते हैं। इनके अंदर ना फ्यूचर की प्रॉब्लम है, ना ऑप्शंस की प्रॉब्लम है, ना प्रीमियम का टेंशन है, ना एक्सपायरी का टेंशन है, कुछ भी नहीं है। जैसे आप स्टॉक्स को बाय करते हैं बिल्कुल एज इट इज आप इनको बाय कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में देखने वाली जो सेक्टर वाइज चीजें अगर हम करते हैं तो कभी कोई सेक्टर चलता है, कभी कोई सेक्टर नहीं चलता है, तो हम कैसे पहचाने? वही अपनी स्ट्रेटेजी जो हम आपको 15 दिन से बता रहे उसी को इसके अंदर इंप्लीमेंट करके देखते हैं और ये चेक करते हैं कि सेक्टर वाइज कितना परफॉर्मेंस है, कितना आउटपुट वो स्ट्रेटेजी निकाल पा रही है। तो जो पहली बार वीडियो के अंदर आए हैं उनको मैं स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में जरूर समझाऊंगा, कैसे हम सिग्नल्स पिक करते हैं। बाकी सेक्टर वाइज हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है हिस्ट्री के चार्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं ईटीएफ ट्रेडिंग इन सेक्टर वाइज। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाया हुआ है। साइड में देखिए मैंने सेक्टर वाइज ईटीएफ्स की एक लिस्ट यहाँ पर मैंने दी हुई है। ये सभी जो लिस्ट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और डाल दूंगा, आप इनका नाम देख करके इन सेक्टर्स को चूज कर सकते हैं। लगभग सभी सेक्टर्स के ईटीएफ्स अवेलेबल है। इक्का दुक्का कोई सेक्टर रह जाता है जिसका ईटीएफ अवेलेबल नहीं है, जो निफ्टी के इंडाइसेस है, और उसके अंदर आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर देखिए ईटीएफ है। बैंक का है, आईटी का है, फार्मा, ऑटो और बीएफएसआई, एफएमसीजी, हेल्थ का है, मेटल का है, प्राइवेट बैंक का है, पीएसयू बैंक का है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑयल का है, ऑयल एंड गैस का, ठीक है ना। तो बहुत सारे मैंने ईटीएफ्स लगाए हुए हैं। ईटीएफ्स आप नॉर्मली क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, आप इनको नॉर्मली बाय कर सकते हैं स्टॉक की तरह। अगर सेक्टर परफॉर्म करेगा, जितना निफ्टी का सेक्टर बढ़ेगा, जितना परसेंटेज से बढ़ेगा उतनी ही परसेंटेज से ये बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रैटेजी में एक बार समझा देता हूँ, जिनको नहीं पता, जो पहली बार वीडियो के अंदर आ रहे हैं, जो पहले से हमारा चैनल देखते हुए आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि हम किस चीज की बात करेंगे, लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं वो एक बार समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए हम बहुत छोटा सा काम करते हैं। यहाँ पर हम एक आरएसआई इंडिकेटर लगाते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म में यूज कर रहा हूँ, फायर्स का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। और फायर्स में अकाउंट खुलवाने का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो अकाउंट मेंटेनेंस भी आपकी फ्री होती है, प्लस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका कोई ब्रोकरेजेस भी नहीं लगता है, और प्लस इस तरीके के जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म्स है ये भी आपको फ्री मिलते हैं, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता है इसका। तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं फायर्स में। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक इंडिकेटर लगाते हैं जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो जैसे हम इसको लगाते हैं, देखिए यहाँ पर एक नया इंडिकेटर ओपन हो गया है। तो मेरे इंडिकेटर में और इस इंडिकेटर में क्या फर्क है? बहुत छोटा सा फर्क है। इसमें देखिए 2 लाइनें दिख रही है, इसमें 1 लाइन दिख रही है। 2 लाइन क्यों दिख रही है? क्योंकि एक जो डिफॉल्ट लाइन है वो है आरएसआई की लाइन, जो वायलेट कलर की लाइन है, और इसके ऊपर हमने लगा दिया एक मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मूविंग एवरेज लगाने का, तो उसको मैंने यहाँ क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही मूविंग एवरेज आ गई है। दोनों को मैंने डार्क कर दिया यहाँ से ताकि अच्छे से विजिबल हो, और दोनों की जो लेंथ है वो आप देख सकते हैं 14 and 14, और एसएमई की लाइन मैंने यहाँ लगाई है
मैं चाहूँ तो इसको EMA कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको WMA कर सकता हूँ, लेकिन मैंने SMA लगाई है। ठीक है, अगर आप EMA कर देंगे थोड़ा सा डाटा यहाँ चेंज होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन SMA भी ठीक है। चलिए कुल मिलाकर के दोस्तों ये हमने काम करा, ये हमारा सेटअप बन जाता है। तो सेटअप बड़ा सिंपल है, जब भी RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जाती है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पर्टिकुलर कोई भी चार्ट हो, चाहे स्टॉक का, क्रिप्टो का, कमोडिटी का, कोई भी चार्ट हो, अगर जब भी RSI की लाइन इसके ऊपर आएगी तो एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी अपसाइड के मोमेंटम की, और अगर मोमेंटम नहीं आता है अपसाइड तो धीरे धीरे RSI की लाइन उसके नीचे चली जाती है। ठीक है, तो जब तक लाइन इसके ऊपर बनी हुई है एक हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और अच्छे मोमेंटम के साथ जा सकता है। जैसे जैसे लाइन ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है तो हाई चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। सेकंड, अगर आप देखें जब भी ये लाइन इस के नीचे आती है तो यहाँ पर मोमेंटम लूज होता हुआ नजर आता है, लेकिन कई बार नीचे आने के बाद वापस ऊपर चली जाती है, यानी हम ये कहते हैं जी मोमेंटम मार्केट अब कंटिन्यू करेगा। और जो सेकंड टाइम जब ऊपर आती है तो एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को अमूमन मिल जाती है। तो बड़ा सिंपल सा काम है, लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक और है। एक ट्रिक क्या है, यहाँ पर हम टाइम फ्रेम लेते हैं 1 मंथ का। अब काफी जो हमारे दोस्त है और जो व्यूअर्स है वो ये बोलेंगे भैया इसका दिमाग खराब हो गया, 1 मंथ का टाइम फ्रेम कौन यूज करता है, हम तो 5 मिनट का यूज करते हैं, 15 मिनट का यूज करते हैं, हद से 1 आवर का कर लो यार, 1 डे का कर लो, 1 महीने का यूज कौन करता है। रीजन बताता हूँ क्यों। हमने बहुत सारे टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेटर्स को टेस्ट करा है। जो कॉमन प्रॉब्लम आती है ना, कॉमन प्रॉब्लम ये होती है कि इंडिकेटर आपको बाय सिग्नल देता है और बाय सिग्नल के बाद जब वो एग्जिट का सिग्नल देता है यानी सेल सिग्नल देता है, जितनी मोमेंटम होता है बीच का वो मोमेंटम वो खा चुका होता है। यानी आपने मान लेते 100 रुपए पे किसी इंडिकेटर ने बोला स्टॉक को बाय कर लो, 100 रुपीज पे आपने बाय कर लिया, लेकिन जब वो सेल सिग्नल देगा ना तो वो ऊपर तो गया था स्टॉक, लेकिन वापस सेल सिग्नल देते देते वो या तो 100 रुपए पे आ जाता है या 100 रुपए से नीचे चले जाता है, या बीच का बहुत छोटा सा मार्जिन बचता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर चार्ट्स जिसके ऊपर हम ट्रेड्स करते हैं इनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इंडिकेटर को एंट्री कराने में टाइम लगता है, इंडिकेटर को एग्जिट कराने में टाइम लगता है, तो जो बीच का पार्ट होता है वो हम खा नहीं पाते। और अमूमन हम जितने ट्रेडर है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे को तो हम बड़ा टाइम फ्रेम मानते हैं, लेकिन 1 डे बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। जो नॉइस काफी हद तक आपके रिड्यूस करते हैं टाइम फ्रेम वो है 1 वीक, और 1 मंथ तो बहुत ही रिड्यूस कर देता है। तो 1 मंथ यूज करने का मेन लॉजिक सिर्फ यही है कि अगर 1 मंथ के ऊपर कोई ट्रिगर आपको मिल रहा है तो पहली बात उसके लिए स्टॉक ने बहुत स्ट्रगल करी है, किसी चार्ट ने बहुत स्ट्रगल करी है उससे ऊपर आने के लिए, और अगर उसको उससे नीचे जाना है तो भी उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये छोटे मोटे 5, 10, 15% के वॉलेटिलिटी में इसके सिग्नल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉइस कम हो जाती है और आपके पैसा बनाने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई रीजन 1 मंथ का टाइम फ्रेम हम यूज करते हो। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कंपैरिजन भी आपको दिखाया है कि 1 मंथ के टाइम फ्रेम में पैसा ज्यादा बन रहा है, और कंपेयर करें 1 डे के टाइम फ्रेम या बाकी टाइम फ्रेम में, उसमें ट्रेड ज्यादा लेने पड़ रहे हैं, चार्जेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के, तो मजा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर रिलैक्सफुल ट्रेडिंग करना पसंद करते तो बड़े टाइम फ्रेम को कंसिडर करना शुरू करिए। तो ये दोस्तों लॉजिक है। 1 मंथ में क्या है कि मोमेंटम आता है बहुत तगड़ा, 100% स्टॉक भाग जाता है, 150% भाग जाता है, 200% भाग जाता है, उसमें से अगर हम आधा भी कमा पाए, आधा पार्ट भी निकाल पाए अपने प्रॉफिट का, तो भी मोर देन इनफ है, कुछ तो मिलेगा कम से कम। तो ये दोस्तों लॉजिक है। तो एक काम करते हैं, सेक्टर वाइज हम चेक करते हैं। भाई आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक चुनने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सेक्टर अगर आप चुन रहे हैं कि भाई बैंक भाग सकता है, फार्मा भाग सकता है, रियल एस्टेट भाग सकता है, कंज्यूमर भाग सकता है, मेटल, ऑयल, गैस, ये सारी चीज अगर भाग सकती है तो क्यों ना हम इनके सेक्टर के ETF के अंदर ही ट्रेड कर ले। तो सबसे पहले एक सेक्टर चुनते हैं हम, निफ्टी बैंक। अब देखिए चार्ट में लगाऊंगा इंडेक्स के चार्ट के ऊपर, ETF पे नहीं लगाऊंगा। रीजन ये है ETF में इसलिए नहीं लगा रहा मैं क्योंकि कुछ बहुत सारे ETFs है जो अभी रिसेंटली ही ओपन हुए हैं, तो उनका बहुत बड़ा चार्ट अवेलेबल नहीं है। हमने 1 मंथ का टाइम फ्रेम लगाया है तो उसको सिग्नल देने में टाइम लगता है। तो आप सिग्नल्स जो है इंडेक्स के चार्ट के ऊपर ही ले सकते हैं, और ट्रेड के लिए आप ETF बाय कर सकते हैं, सेम ही फर्क पड़ेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो इंडेक्स ले रहा हूं वो है निफ्टी बैंक। ठीक है ना, तो निफ्टी बैंक में एक बार देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर कैसे हमें सिग्नल्स मिले। तो ये है निफ्टी बैंक, ये देखिए 1 मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर भी RSI और मूविंग एवरेज के अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है। यहाँ पर
कभी ये इसके ऊपर, कभी ये इसके नीचे, कभी ये इसके ऊपर, कभी ये इसके नीचे, अभी भी द्वंद युद्ध बना हुआ है। तो खास मोमेंटम नहीं है, बुलिश जरूर है लेकिन अभी वो मोमेंटम वाली बात नहीं आई है। बीच बीच में आपको सिग्नल्स मिलेंगे, देखिए यहाँ कुछ सिग्नल्स मिले, यहाँ थोड़ा बहुत पैसा बना होगा, फिर यहाँ सिग्नल्स मिले, यहाँ मेरे ख्याल से नो प्रॉफिट नो लॉस में आप निकले होंगे, फिर देखिए यहाँ सिग्नल मिला, यहाँ देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की रैली आपको मिली होगी। तो कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं तो कुछ बड़े मूवमेंट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि देखिए निफ्टी बैंक के अंदर कुछ मूवमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं मोमेंटम। ये कोरोना के टाइम पे मार्केट क्रैश हो गया था, इस समय देखिए आपने खरीदा होगा मान लेते हैं 25,000 के आसपास, और इसने एग्जिट कहाँ दिया, एग्जिट दिया यहाँ पर। तो ये एग्जिट है ऑलमोस्ट 35 के। तो ये बढ़िया पैसा यहाँ पर बना था। कितना टाइम होल्ड करना पड़ा, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल। ठीक है, तो 1-1.5 साल में 25,000 वाली चीज 35,000 रुपए की होगी इंडेक्स में ट्रेड करके। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री में देखते हैं, यहाँ पर देखिए बढ़िया सिग्नल, ये देखिए बढ़िया मोमेंटम, यहाँ पर बाय करा होगा लगभग 20,000 के आसपास और एग्जिट आपको मिला होगा 24,000 के आसपास, 20% का प्रॉफिट। और यहाँ देखिए 12,000 के आसपास बाय हुआ और एग्जिट हुआ ऑलमोस्ट 17,000 के आसपास, तो 40-50% का प्रॉफिट। बीच में बड़े मोमेंटम मिलेंगे, ये देखिए यहाँ पर एंट्री मिली होगी आपको लगभग 6,000 के आसपास और एग्जिट यहाँ मिला होगा लगभग 10,000 के आसपास, है ना। तो यहाँ भी देखिए आपको पैसा बना लगभग 70-80%। तो ये देखिए बढ़िया बढ़िया मोमेंटम आपको बीच में मिलते हैं। और जब कोई सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा होता, कई बार होता है सेक्टर परफॉर्म नहीं करते, 1 साल 2 साल 4-4 5-5 साल तक परफॉर्मेंस नहीं आती है, कई सेक्टर 10 साल तक भी परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तो उस समय वो आपको उस सेक्टर में एंट्री कराता ही नहीं है। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये परफॉर्मेंस नहीं आई, तो इसने कोई सिग्नल ही नहीं दिया। देखिए नीचे था, RSI की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे थी, तो इसने आपको एंट्री कराई नहीं। एंट्री कब कराई, यहाँ पर कराई और यहीं से मोमेंटम आया। यहाँ देखिए यहाँ इसने बाहर रखा आपको, यहाँ देखिए इस पार्ट में आपको बाहर रखा, इस पार्ट में देखिए बाहर रखा, और एंट्री आपको जहां करा रहा है वहीं से मोमेंटम स्टैब्लिश्ड होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये थी इसकी बात। अब बात कर लेते हैं फार्मा की। अगर हमें यह जानना हो कि कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, वो भी आप इससे पहचान सकते हैं। कौन से सेक्टर के अंदर ट्रेड लेना है, कौन से सेक्टर के अंदर ट्रेड नहीं लेना है, वो आप इस सिग्नल से बहुत इजीली पहचान सकते हैं विदिन 2 सेकेंड्स। जैसे कि अगर मुझे ये जानना है कि फार्मा का सेक्टर का परफॉर्मेंस क्या है, क्या बुलिश है या बेरिश चल रहा है, तो हम छोटा सा काम करेंगे, फार्मा, निफ्टी फार्मा, और हमने ये चार्ट्स के ऊपर लगा लिया। अब ये देखिए, आप मुझे बताइए कि बुलिश है या बेरिश है। ये जो RSI की लाइन है मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर है या नहीं है, आपको भी पता है ऊपर है, तो बुलिश है। कब हुई थी बुलिश, कहां से स्ट्रेंथ आई थी, यहां से स्ट्रेंथ आई थी, जब ये इसके ऊपर गया था तब स्ट्रेंथ आई थी। फार्मा के अंदर कब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था, फार्मा के अंदर इन्वेस्ट उस टाइम नहीं करना चाहिए था जिस टाइम ये वाला पैटर्न बना हुआ था। क्या ये इंडिकेटर बता रहा था आपको कि ये सही समय नहीं है एंट्री करने का फार्मा स्टॉक में? जी हाँ, ये बता रहा था। ये देखिए, क्योंकि ये मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे चल रहा था। जब ये ऊपर आया उस समय फार्मा का सेक्टर कितने रुपए का था, 13,000 रुपए का ट्रेड कर रहा था ये पूरा इंडेक्स। अभी कितने पर ट्रेड कर रहा है, 23,000 पर। क्या अभी एग्जिट मिला है? नहीं, अभी एग्जिट नहीं मिला है, और ऑलमोस्ट 80-90% में बढ़ चुका है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। बढ़िया जबरदस्त प्रॉफिट। तो ये पैसा इन्वेस्ट कैसे कर सकते थे, बहुत इजी है। इसका देखिए फार्मा 20 करके ETF होता है। अगर आपको कोई ऐसा सिग्नल मिल रहा है और आप बिल्कुल श्योर है, तो आप ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम सेक्टर वाइज पहचान सकते हैं कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, कब परफॉर्म कर रहा है, कब परफॉर्म नहीं कर रहा था। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक परफॉर्मेंस आ रही थी, फिर देखिए परफॉर्मेंस इसकी डाउन हुई, बीच में देखिए होच-पोच हुआ, और एक टाइम ऐसा था, ये देखिए, ये जो इसने पीक लगाया था लगभग 2016 में, एक हाई बनाया था, उसके बाद देखिए प्रॉपर इस सेक्टर डाउन हो गया था। तो इस समय आपको पता था इस सेक्टर के अंदर आपको एंट्री नहीं करनी है। बीच में बहुत सारे होच-पोच मिले होंगे, कई बार एंट्री कई बार एग्जिट करा होगा, थोड़े थोड़े लॉस हुए होंगे, थोड़े थोड़े लॉस इसमें ज्यादा होते हैं। मतलब अगर 1-2 कैंडल का ही लॉस देखे तो 20-30% का भी हो जाता है। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि जब आपको पैसा मिलता है तो वो भी 100%, 150%, 200% के आसपास मिलता है। और उससे पहले देखिए यहाँ पर एक बुलिश सिग्नल बना हुआ था, बढ़िया तरीके से फार्मा ऊपर गया था, 2-3 गुना पैसा करके गया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों हम सेक्टर को पहचानते हैं। एक काम करते हैं, एक सेक्टर और लेते हैं जिसका नाम है निफ्टी IT। इसका भी ETF अवेलेबल है।
तो ये देखिए निफ्टी आईटी, ये देखिए। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना कौन सा सेक्टर बुलिश है कौन सा बेयरिश है। किसी एक्सपर्ट की जरूरत है नहीं। देखिए फाइनेंशियल एडवाइजर की आपको जरूरत हो सकती है क्योंकि रिस्क कैपेसिटी को वो मैनेज करना पड़ता है, लेकिन आपको ये एनालिसिस करने में किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है कि एज पर टेक्निकल एनालिसिस क्या ये सेक्टर बुलिश है या बेरिश है। ये आप खुद सीख चुके हैं और खुद ही समझ चुके हैं। तो जैसे कि देखिए ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर देखिए बढ़िया मोमेंटम आया था आईटी के अंदर स्पेशली। तो ये वाला बूम अगर हम देखें, ये देखिए कहां पर था स्टैम इंडेक्स, ऑलमोस्ट होगा मेरे ख्याल से 15,000 के आसपास। कहां तक की रैली आई, कहां एग्जिट दिया, यहां एग्जिट दिया 32,000 के आसपास। पैसा हो गया डबल 100%। और उसके बाद इसने आपको बाहर कर दिया जी, इस इंडेक्स से बाहर हो जाओ, अब ये काम नहीं कर रहा। एंट्री कहां कराई, यहां पर एंट्री वापस कराई। तो जब परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो ये आपको बाहर भी कर रहा है। अपना टाइम मत खराब करो, किसी दूसरे इंडेक्स में शिफ्ट हो जाओ, किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो जाओ, राइट। अब देखिए बैंक का जो काम था वो कैसा कर रहा था, आपने देखा अभी थोड़ा होचपोच चल रहा था ना बैंक निफ्टी। अब एक काम करते हैं, प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक का सेक्टर कैसा कर रहा है। तो ये देखिए निफ्टी प्राइवेट बैंक का ये इंडेक्स है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम जैसा ही दिख रहा है, जैसा कि निफ्टी बैंक दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही चार्ट है, थोड़ा सा होचपोच है। उसके बाद देखते हैं पीएसयू बैंक, क्या पीएसयू बैंक का इंडेक्स भी ऐसा ही है। तो ये देखती है, ये देखिए नहीं, पीएसयू बैंक थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेंथ में दिख रहा है। जैसे कि देख रहे हैं उतना होचपोच नहीं है, यहाँ मोमेंटम लूज होता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन अभी इस कैंडल का लो ब्रेक करा नहीं है। लो ब्रेक करता है तो ट्रिगर होता है, मतलब जो कैंडल ट्रिगर करे यहाँ पर उसका लो भी ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसने एक एंट्री दी थी पीएसयू बैंक में, पूरे सेक्टर में देखिए यहाँ पर एक एंट्री आई थी और इस टाइम में ट्रेड कर रहा था ऑलमोस्ट 2900। और ये एग्जिट देखिए अभी मिला नहीं है, लेकिन एग्जिट तब हो जाएगा जब इसके नीचे जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं 6800। कितना हो गया, डबल से ज्यादा हो गया, 120-130% के आसपास ये सेक्टर भागा है। तो आपको पता था कि बैंक के अंदर पीएसयू ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वाली रैली भी देखिए, ये वाली तो रैली हमने मिस ही कर दी, ये वाली भी तो रैली है, यहाँ भी तो बना होगा कुछ पैसा। इस तरीके से दोस्तों हम सेक्टर में काम कर सकते हैं। उसके बाद एफएमसीजी कैसा कर रहा है, ये एक काम करते हैं, ऑटो कैसा कर रहा है, निफ्टी ऑटो देखते हैं, ऑटो सेक्टर कैसा कर रहा है, क्योंकि बीच में ऑटो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था, हम सभी को पता है। तो ऑटो सेक्टर एक बार देखते हैं, निफ्टी ऑटो इंडेक्स। अब ये देखिए कब ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, ये देखिए इस टाइम ये आपके मारुति वारुति जितने भी स्टॉक्स थे ना सब नीचे गिर रहे थे और बढ़िया लेवल से। ये देखिए इसने यहाँ पर एग्जिट कराया था इस लेवल के आसपास और कहा था ये परफॉर्म नहीं करेगा, बढ़िया तरीके से नीचे गिरा। यहाँ पर देखिए एक बार इसने एंट्री कराई, फिर वापस एग्जिट कराया, फिर वापस एंट्री कराई। कई बार आपको 20-30-40% के लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसने फिर एंट्री कराई और ये देखिए जब ये एंट्री कराई है यहाँ पर, इस टाइम में ट्रेड कर रहा था लगभग 7000 के आसपास पूरा सेक्टर। एंट्री कराई है लगभग 2020 में और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एग्जिट कराया, यहाँ एग्जिट कराया, एग्जिट हो गया, वापस एंट्री हुई। जब एग्जिट कराया उस समय भी ये 10,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, 30-35% का प्रॉफिट आ गया। उसके बाद देखिए वापस एंट्री कराई और एंट्री हुई है आपकी ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास, फिर वापस यहीं पर एग्जिट कराया 12,000 के आसपास, 1,000 का प्रॉफिट। फिर देखिए लास्ट यहाँ पर एक एंट्री कराई है जिसके अंदर मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग आया है पूरे इंडेक्स में। ये देखिए यहाँ पर जो एंट्री कराई है, इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा, मतलब सेक्टर ट्रेड कर रहा था, इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 14,000 के आसपास और अभी देखिए 26,000 के आसपास पहुंच गया है। मतलब ऑलमोस्ट डबल 80-90% अब तक पहुंच गया है। आ गया एक सेकंड में। कितना दोस्तों समय लगा सेक्टर को पहचानने में कि सेक्टर बुलिश है बेयरिश है। कई बार हम न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बहुत पावर है, आपको पूरा सेक्टर का रुझान बता रहा है कि सेक्टर बुलिश है या बेयरिश है। कई बार हम किसी सेक्टर का स्टॉक बाय करते हैं और हमें ये कन्विक्शन नहीं होता कि ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, तो आप एक सेकंड में चार्ट लगा करके देख सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। ये आपको फंडामेंटल नहीं बताता, सिर्फ टेक्निकल बता रहा है। तो अगर किसी रीजन से कभी वो सेक्टर की परफॉर्मेंस डूबी या वो नीचे आया तो ये इंडिकेट तो आपको कर देगा, लेकिन उसको एग्जिट सिग्नल देने में टाइम लगता है, क्योंकि 1 मंथ की कैंडल है, 1 महीने में कैंडल बनती है, क्लोजिंग देती है। तो कई बार वो एग्जिट देगी
तो आपको 10, 20, 30% के SLB लग जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, तो अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करिए 10 भाग के अंदर, 15 भाग के अंदर, 20 भाग के अंदर, और वो एक स्मॉल पोर्शन ही आप लगाइए। उस स्मॉल पोर्शन को लगाने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा, इफ बाय चांस 20%, 30% का नुकसान हुआ भी, तो एक सेक्टर के अंदर आपका मान लेते हैं नुकसान हुआ, तो वो आपकी ऑल ओवर कैपिटल का 1 या 2% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है। हद से 3% हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपको बेनिफिट मिलता है। जितने दोस्तों ETF मैंने वॉच लिस्ट के अंदर लगाए हुए अलग अलग सेक्टर के, बहुत सारे और ETFs भी अवेलेबल है। मैं बायस्ड नहीं हूँ किसी कंपनी के ETF को लेकर के, तो जो आपको पसंद आए लगा लीजिए। रेफरेंस के लिए वो सभी ETFs जो मैंने लगाए वॉच लिस्ट में, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप नाम देख सकते हैं सभी के, और वो कौन से इंडेक्स से डिनोट करते हैं वो साइड में लिख दूंगा मैं कि ये ETF इस इंडेक्स से डिनोट करता है, राइट। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। बाकी दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। किसी पर्टिकुलर स्टॉक को चुनने में प्रॉब्लम होती है, सेक्टर पे कन्विक्शन है, तो सेक्टर पे ट्रेड लिया जा सकता है और उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। आपने देखा बहुत सारे सेक्टर डबल हो रहे हैं, कुछ 120%, 150% का रिटर्न दे रहे हैं। ऑब्वियसली स्टॉक वाली चाल तो इनमें नहीं रहेगी, थोड़ी कम रहेगी, लेकिन स्टॉक वाली गिरावट भी इनमें नहीं रहेगी। एग्जाम्पल लेते हैं येस बैंक का। आप निफ्टी बैंक तो डूबा नहीं है ना, निफ्टी बैंक तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, लेकिन येस बैंक डूब गया, 80-90% डूब गया। तो उस केस में अगर आपने येस बैंक की जगह निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया होता, तो एटलीस्ट आपका 80-90% नहीं डूबता। तो वहां पर एडवांटेज भी है तो डिसएडवांटेज भी है, रिटर्न्स कम है तो रिस्क भी कम है। तो ये दोनों चीजें दोस्तों मार्केट में साथ में चलती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरी चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मेरे से एक रिक्वेस्ट आ रही है, ये जो हम RSI की बार बार बात कर रहे हैं, तो इसमें 1 वीक का टाइम फ्रेम और 1 मंथ के टाइम फ्रेम में कंपैरिजन आप मांग रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कल वाली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में वो कंपैरिजन आपको दिखाऊंगा। दोनों का किसी भी एक स्टॉक के ऊपर कंपेयर कर लेंगे, देखेंगे किसके अंदर कितना पैसा बना या कितना नुकसान हुआ, वो एक बार चेक कर लेंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। बाकी दोस्तों वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने लॉन्च करा है इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, और इस कोर्स के अंदर हमने सिखाया है ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन की साइकोलॉजी, रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए, क्या रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, क्या रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व है, और इसमें ऑप्शन स्कैल्पिंग, ऑप्शन सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और इक्विटी के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में दोस्तों बताया है। और अगर ये कोर्स आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मुझे पैसे देने हैं 0, कोई पैसा आपको नहीं देना, यानी ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस छोटा सा काम आपको करना है, ये सिर्फ हमने लॉन्च करा है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप हमारे सब्सक्राइबर है तो आपको ये मिल ही जाएगा, और अगर आप नहीं है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, इतना ही तो काम है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद एक गूगल फॉर्म हमने प्रोवाइड कराया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में वीडियो के, आप उसको फिल करके हमें भेज दीजिए। हम 1 से 2 दिन के अंदर आपको ईमेल के थ्रू वो कोर्स प्रोवाइड करा देते हैं, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ना अभी पैसा देना है ना बाद में पैसा देना है, ऐसा नहीं कि बाद में कोई डिमांड की जाएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम किसी तरह की कोई एडवाइजरी वगैरह नहीं देते हैं, कोई कॉल नहीं बताते कि ये खरीद लो ये बेच लो, क्योंकि मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर कोई हमारे नाम से, ट्रेडिंग चाणक्य के नाम से या मेरे नाम से कोई ऐसी कॉल दे रहा है या कोई पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से फेक है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।